कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही ऊंची और लंबी कंक्रीट की दीवार को दिखाया जाता है जिसे वेस्ट बैंक बैरियर कहा जाता है और उसने शहर को दो हिस्सों में बांट दिया है। यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम उमर है। उमर इस दीवार पर एक पतली रस्सी की मदद से चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है जो कि करना बहुत ही खतरनाक है। उसे उसकी जान भी जा सकती है। दरअसल वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि दीवार की दूसरी तरफ उसकी बचपन के दोस्त और उसकी मोहब्बत नादिया रहती है जिसे मिलने के लिए वो हर रोज अपनी जान रिस्क में डालता है। अब जब वो दीवार के बिल्कुल ऊपर पहुंचता है तो वहां बॉर्डर गार्ड्स उसे दूर से देख लेते हैं और उस पर फौरन शॉट्स फायर करना शुरू कर देते हैं। गोली की आवाज सुनते ही वो जल्दी से दीवार की दूसरी तरफ कूद जाता है और तेजी से भागते हुए उन गार्ड्स की नजरों से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उमर अपने सबरी से इंतजार कर रही होती है। कुछ देर बाद वो नादिया के पास पहुंच जाता है। नादिया उसे देखकर बहुत खुश होती है और उमर उसे एक लेटर देता है जो वो अपने हाथों से लिख कर लाया होता है जिसमें उसके जज्बात छुपे होते हैं। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं जिसके बारे में नादिया के बड़े भाई तारिक को कुछ भी पता नहीं होता। तभी तारिक और उनका तीसरा दोस्त अमजद भी वहां आ जाते हैं जिसे देखकर उमर जल्दी से अपना लेटर छुपा लेता है ताकि उन्हें शक ना हो। दरअसल तारिक इस ग्रुप का लीडर होता है जो हमेशा सीरियस रहता है जबकि अमजद एक मजाकिया किस्म का लड़का है जो हमेशा मार्लोन ब्रांडो की एक्टिंग करके सबको हंसाता रहता है। हालांकि अमजद भी नादिया को पसंद करता है और ये बात उसकी आंखों में साफ दिखाई देती है। इसके बाद हमें उमर का डेली रूटीन दिखाया जाता है जहाँ वो एक छोटी सी लोकल बेकरी में काम करता है और अपने हाथों से आटा गूंद रहा होता है। वो बहुत मेहनत से अपना काम करता है क्योंकि वो एक आम जिंदगी जीना चाहता है और नादिया से शादी करने के लिए पैसे जमा करने की कोशिश कर रहा होता है। अब इसके सबरी से इंतजार कर रही होती है। कुछ देर बाद वो नादिया के पास पहुंच जाता है। नादिया उसे देखकर बहुत खुश होती है और उमर उसे एक लेटर देता है जो वो अपने हाथों से लिख कर लाया होता है जिसमें उसके जज्बात छुपे होते हैं। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं जिसके बारे में नादिया के बड़े भाई तारिक को कुछ भी पता नहीं होता। तभी तारिक और उनका तीसरा दोस्त अमजद भी वहाँ आ जाते हैं जिसे देखकर उमर जल्दी से अपना लेटर छुपा लेता है ताकि उन्हें शक ना हो। दरअसल तारिक इस ग्रुप का लीडर होता है जो हमेशा सीरियस रहता है जबकि अमजद एक मजाकिया किस्म का लड़का है जो हमेशा मार्लोन ब्रांडो की एक्टिंग करके सबको हंसाता रहता है। हालांकि अमजद भी नादिया को पसंद करता है और ये बात उसकी आंखों में साफ दिखाई देती है। इसके बाद हमें उमर का डेली रूटीन दिखाया जाता है जहाँ वो एक छोटी सी लोकल बेकरी में काम करता है और अपने हाथों से आटा गूंद रहा होता है। वो बहुत मेहनत से अपना काम करता है क्योंकि वो एक आम जिंदगी जीना चाहता है और नादिया से शादी करने के लिए पैसे जमा करने की कोशिश कर रहा होता है। अब इसके बाद हमें तारिक और उसके ग्रुप को दिखाया जाता है। ये तीनों शहर से दूर एक जंगल में जाकर राइफल चलाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। दरअसल वो लोग एक मिलिट्री चेक पॉइंट पर अटैक करने का प्लान बना रहे होते हैं, इसीलिए वो अपनी शूटिंग स्किल्स को परफेक्ट करने के लिए छुपकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अमजद के हाथों में स्नाइपर राइफल होती है और वो दूर से निशाना लगाता है जिसमें वो सबसे बेस्ट होता है और उसकी हर गोली बिल्कुल परफेक्ट निशाने पर लगती है। अमजद उनका मेन शूटर बन जाता है जबकि तारिक इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड होता है और उमर इन दोनों का साथ देने के लिए इस प्लान में शामिल होता है। अब जब उमर अकेला अपनी बेकरी की ड्यूटी से वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसे अचानक इजरायली सोल्जर्स रोक लेते हैं और उसकी चेकिंग शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो उसकी आईडी चेक करते हैं और बिना किसी वजह के वो उसे जबरदस्ती एक बड़े से पत्थर पर खड़ा कर देते हैं ताकि वो उसकी पब्लिक के सामने बेइज्जती कर सकें। उमर चुपचाप उस पत्थर पर खड़ा रहता है और दर्द बर्दाश्त करता है। वो ये सब इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने रिएक्ट किया तो वो उसे मार देंगे। इस बेइज्जती के बाद उमर के अंदर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और अब वो तारिक के अटैक प्लान में और भी ज्यादा जज्बे के साथ शामिल होने का फैसला करता है। अब रात में ये तीनों दोस्त अंधेरे में एक मिलिट्री चेक पॉइंट के पास जाते हैं जहाँ उन्होंने छुपकर अटैक करने का पूरा सेटअप पहले से ही तैयार किया होता है। अमजद एक छुपी हुई जगह पर अपनी स्नाइपर राइफल लेकर पोजीशन लेता है जबकि उमर और तारिक उसे कवर दे रहे होते हैं ताकि कोई उसे पीछे से ना देख सके। अमजद स्नाइपर के स्कोप से एक सोल्जर को देखता है और गोली चला देता है। गोली सीधा उस गार्ड को लगती है और वहाँ चेक पोस्ट पर बहुत ज्यादा हलचल मच जाती है। दरअसल इनका मकसद सिर्फ एक मैसेज देना होता है, इसलिए गोली चलने के फौरन बाद तीनों दोस्त तेजी से अलग अलग दिशा में भागना शुरू कर देते हैं ताकि ये पकड़े ना जाए। इसके बाद इजरायली पुलिस पूरे शहर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है और उनकी गाड़ियां तेजी से सायरन बजाते हुए गलियों में घूमना शुरू कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस एक पतली गली में उमर को अकेला भागते हुए देख लेती है और फौरन उसके पीछे अपनी गाड़ियां और कुत्तों को लगा देती है। उमर तेजी से पतली गलियों में भागता है और दीवारों पर कूदकर अपनी जान बचा रहा होता है। वो एक छत से दूसरी छत पर जंप करता है और पुलिस के कुत्ते उसके बिल्कुल पीछे भौंक रहे होते हैं। उमर अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रहा होता है। वो तार के जालों और पतली चीजों से गुजरकर उनकी पहुंच से दूर निकलने की लगातार कोशिश कर रहा होता है। काफी लंबा भागने के बाद वो एक बंद गली में फंस जाता है जहाँ दीवार बहुत ऊंची होती है और वो उस पर चढ़ने में पूरी तरह से नाकाम हो जाता है। वहाँ पुलिस के लोग पहुंच
जाते हैं और वो उमर को जमीन पर गिराकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें एक अंधेरे जेल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ उमर को लाया जाता है और उसे एक छोटी सी आइसोलेशन सेल में अकेला बंद कर दिया जाता है। यहाँ एजेंट रमी नाम का एक ऑफिसर उमर से इंट्रोगेशन शुरू करता है, जो कि बहुत ही चालाक और शातिर दिमाग का आदमी होता है और साइकोलॉजिकली खेलता है। वो उमर पर प्रेशर डालता है कि वो अपने दोस्तों का नाम बता दे, लेकिन उमर उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और पूरी तरह से खामोश रहता है। जब उमर कुछ नहीं बोलता तो उसे फिजिकली टॉर्चर किया जाता है और उसके हाथों को ऊपर बांधकर लटका दिया जाता है ताकि वो तकलीफ में टूट जाए। कुछ ही देर बाद उमर को वापस उसी के सेल में लाया जाता है जहां एक और नया प्रिजनर पहले से मौजूद होता है, जो उसे तसल्ली देता है और उसके जख्म साफ करता है। वो नया कैदी उमर से बहुत प्यार से बात करता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो भी उसी की तरह एक आम मजबूर कैदी है जिसे गलत तरीके से पकड़ा गया है। वो उमर का यकीन जीत लेता है और उससे धीरे धीरे दोस्ती कर लेता है, जिसके बाद वो उससे उसके केस के बारे में कैजुअली बातें पूछने लगता है। उमर उस पर भरोसा करके उसे बताता है कि उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया और वो अपने दोस्तों का नाम कभी नहीं लेगा, उसने कोई कन्फेशन नहीं दिया है। दरअसल उमर को ये नहीं पता होता कि वो नया कैदी एजेंट रमी का ही एक भेजा हुआ जासूस है जो इस सेल में छुपकर उसकी बातें रिकॉर्ड कर रहा होता है। एजेंट रमी उमर को दोबारा अपनी ऑफिस में बुलाता है और उसे वही रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें उमर ने कहा था कि उसने पुलिस को कोई कन्फेशन नहीं दिया है। दरअसल इसराइल के रूल्स के मुताबिक ये बोलना कि मैंने कन्फेशन नहीं दिया ये साबित करने के लिए काफी होता है कि वो उस इंसिडेंट में डायरेक्टली शामिल था और उसे सब पता है। उमर ये सुनकर बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि वो एजेंट रमी के एक बहुत ही गंदे और चालाक ट्रैप में फंस चुका है। एजेंट रमी उसे एक डील ऑफर करता है और कहता है कि उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो 90 साल के लिए जेल में सड़ता रहे या फिर उनका इन्फॉर्मेंट बन जाए। रमी उसे कहता है कि अगर वो 1 महीने के अंदर अपने लीडर तारिक को उनके हवाले कर देगा तो वो उमर को हमेशा के लिए आजाद कर देगा और उसके सारे चार्जेस हटा देगा। और अब ना चाहते हुए भी उमर को अपनी आजादी और अपनी मोहब्बत नादिया के पास जाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा देना पड़ेगा, जो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। उमर अपनी पूरी जिंदगी इस जेल में गुजारना नहीं चाहता, इसीलिए वो मजबूरन रमी की इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और उनके लिए बाहर जाकर काम करने के लिए मान जाता है। उमर को जेल से रिलीज कर दिया जाता है और वो आजाद होकर वापस अपने शहर की सड़कों पर जाता है जहाँ सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा होता है। अब जब वो तारिक और अमजद से मिलता है तो उन दोनों के चेहरों पर खुशी से ज्यादा शक और टेंशन साफ दिखाई देती है क्योंकि उमर बहुत जल्दी जेल से बाहर आ गया होता है। उनका शक बिल्कुल सही होता है क्योंकि इसराइल में किसी भी प्रिजनर को इतनी जल्दी और बिना किसी बड़ी पनिशमेंट के छोड़ा नहीं जाता, खास करके अगर वो फलस्तीनी हो। इसलिए तारिक उसे बहुत तीखे सवाल पूछता है। उमर उन्हें झूठ बोलकर तसल्ली देता है कि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसीलिए उन्हें मजबूरन उसे जल्दी रिहा करना पड़ा। इसके बाद उमर चुपके से नादिया से मिलने जाता है और दोनों एक कैफे में बैठकर कॉफी पीते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन उमर के चेहरे पर एक अजीब सा डर और गिल्ट होता है क्योंकि वो नादिया के भाई को धोखा देने वाला है। उमर नादिया से बहुत प्यार करता है और उसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता है ताकि वो उन सब प्रॉब्लम से दूर जाकर एक नॉर्मल और पीसफुल जिंदगी गुजार सके। अब इसके बाद उमर तारिक के पास जाता है और उसे नादिया का हाथ मांगता है, लेकिन तारिक इससे साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि अभी हालात ठीक नहीं है और उन्हें रेवोल्यूशन पर फोकस करना चाहिए। ये सुनकर उमर का स्ट्रेस और बढ़ जाता है क्योंकि एजेंट रामी उस पर लगातार प्रेशर डाल रहा होता है कि वो तारिक की एग्जैक्ट लोकेशन और प्लान्स जल्दी से जल्दी उन्हें बताए। उमर रामी को धोखा देने की कोशिश करता है और उसे फेक इन्फॉर्मेशन देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अपने दोस्त को मारना नहीं चाहता, लेकिन रामी बहुत स्मार्ट होता है और वो जल्दी समझ जाता है कि उमर उसके साथ डबल क्रॉस कर रहा है और उसे गलत रास्ते पर भेजकर उसे बेवकूफ बना रहा है। अब इसके बाद हमें तारिक को दिखाया जाता है जो एक नए और बड़े अटैक का प्लान बनाता है और उमर को बताता है कि उन्हें एक और चेक पॉइंट पर फायरिंग करनी है जिसमें और लोग भी शामिल होंगे। उमर इस अटैक की आधी इन्फॉर्मेशन रामी को दे देता है, लेकिन उसका असली प्लान ये होता है कि वो रामी के आदमियों पर एम्बुश करके उन्हें वहाँ ट्रैप करेगा। यानी कि उमर दोनों तरफ खेल रहा है और अपनी जान बचाने के लिए अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर रहा है ताकि किसी भी तरह तारिक भी बच जाए और रामी भी खुश रहे। अब जब अटैक का वक्त आता है तो वहाँ पहले से ही रामी के सोल्जर्स मौजूद होते हैं और दोनों तरफ से भारी फायरिंग शुरू हो जाती है। तारिक समझ जाता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन लीक हुई है और वहाँ कोई न कोई इन्फॉर्मेंट जरूर मौजूद है, इसलिए वो तेजी से फायरिंग करते हुए वहाँ से भाग निकलता है। इस शूटआउट में उनका प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है और उमर किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से वापस आ जाता है। लेकिन अब तारिक के अंदर का शक और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तारिक अपने ग्रुप में सब पर शक करना शुरू कर देता है और उमर को भी डराने लगता है कि अगर तारिक को उसका सच पता चल गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब उमर खुद सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है ताकि वो असली जासूस का पता
पता लगा सके जिसने तारिक की लोकेशन पुलिस को बार बार बताई थी। इन्वेस्टिगेशन से उमर को कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे उसे रियलाइज होता है कि जासूस कोई और नहीं बल्कि उनका अपना तीसरा दोस्त अमजद है जो पुलिस के लिए काम कर रहा है। यानी कि अमजद ने ही पहली बार चेक पॉइंट पर गोली चलाई थी और उसी ने ही बाद में पुलिस को उनकी सारी हिडन इन्फॉर्मेशन देकर तारिक और उमर दोनों को धोखा दिया था। इस बात से उमर को बहुत गुस्सा आता है और वो अमजद के पास जाता है और उसे अकेले में पकड़कर उसे सच गुलवाने की कोशिश करता है, जहाँ अमजद बुरी तरह से घबरा जाता है। अमजद रोते हुए कन्फेस करता है कि हाँ वो ही जासूस है और वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि एजेंट रेमी ने उसे एक बहुत ही बुरे सीक्रेट के जरिए ब्लैकमेल किया था। अमजद उमर को बताता है कि उसके और नादिया के बीच फिजिकल रिलेशन बन चुका था और अब नादिया प्रेग्नेंट है, जिसका फायदा उठाकर रमी उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा था। ये सुनकर उमर पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि नादिया उसकी मोहब्बत थी और उसके अपने दोस्त ने ही उसकी मोहब्बत और उसके यकीन को बुरी तरह से तोड़ दिया। अमजद उसे बताता है कि अगर तारिक को ये बात पता चल गई कि नादिया शादी से पहले प्रेग्नेंट है तो वो अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए नादिया और अमजद दोनों को मार देगा। अब इसके बाद उमर और अमजद दोनों तारिक के पास जाते हैं, जहाँ तारिक गुस्से में उन दोनों से पूछता है कि आखिर उनके ग्रुप में पुलिस का जासूस कौन है। तारिक के हाथों में गन होती है और वो किसी पर भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बस एक ही मकसद होता है और उस गद्दार को ढूंढकर उसे वहीं पर मार देना। तब उमर तारिक को बताता है कि अमजद ही वो जासूस है जिसकी वजह से उनका पूरा ऑपरेशन फेल हुआ और पुलिस अब उनके पीछे पड़ी हुई है। ये सुनकर तारिक का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तारिक फौरन अपनी गन निकालता है और अमजद को गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अमजद अपनी जान बचाने के लिए तारिक पर झपट पड़ता है और दोनों में झड़प शुरू हो जाती है और इस खींचातानी में अचानक गन का ट्रिगर दब जाता है और एक गोली सीधा तारिक के सीने में लग जाती है, जिससे वहाँ पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। हालांकि अमजद ने गोली जानबूझकर नहीं चलाई होती, लेकिन अचानक इस हादसे से तारिक वहीं जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उमर और अमजद को समझ में नहीं आ रहा होता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वो तारिक की लाश को देखते रहते हैं, जिसके बाद वो दोनों रात के अंधेरे में चुपचाप जंगल में गड्ढा खोदकर तारिक को दफना देते हैं। यानी कि उन्होंने अपने लीडर और दोस्त को अपने हाथों से ही खत्म कर दिया और किसी को भी शहर में इस बात का पता नहीं चलता कि तारिक कहाँ गया। तब उमर एक बहुत ही मुश्किल फैसला करता है। वो तारिक की मौत का सारा इल्जाम और गद्दारी का टैग खुद पर ले लेता है ताकि अमजद बच सके। उमर ऐसा इसलिए करता है ताकि अमजद आजाद होकर फौरन नादिया से शादी कर सके, क्योंकि अगर नादिया की प्रेगनेंसी का सच बाहर आ गया तो लोग उसे जान से मार देंगे। उमर अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए देखता है, लेकिन वो नादिया की जान बचाने के लिए ये कड़वा घूंट पी जाता है। नादिया को लगता है कि उमर ने उसे धोखा दिया है और वो उससे दूर हो गया है, इसलिए वो मजबूरन अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए अमजद से शादी कर लेती है। अब इसके बाद हमें 2 साल बाद का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ काफी वक्त गुजर चुका है और उमर एक दिन अचानक नादिया और अमजद के घर उनसे मिलने के लिए आता है। अब नादिया एक बच्चे की माँ बन चुकी होती है और जब उमर उस बच्चे को देखता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी होती है। उमर को अभी भी नादिया से उतनी ही मोहब्बत होती है, लेकिन वो ये भी जानता है कि अब वो कभी भी एक नहीं हो सकते। अब उसे सिर्फ उनकी खैरियत जानने की तमन्ना थी। नादिया उमर को अकेला देखकर उसे बताती है कि उसने उमर के दिए हुए सारे लेटर्स अभी तक छुपा कर रखे हुए हैं, जिसे सुनकर उमर थोड़ा हैरान होता है। नादिया रोते हुए उसे बताती है कि उसे लगता था कि उमर उससे प्यार नहीं करता और उसने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि अमजद ने उसे यही बताया था। ये सुनकर उमर हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि अमजद ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उमर को रियलाइज होता है कि अमजद ने कभी नादिया के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाया था और नादिया कभी प्रेग्नेंट थी नहीं। ये सब सिर्फ अमजद की चालाकी थी। उमर को ये भी समझ में आ जाता है कि अमजद ने नादिया से शादी करने के लिए एजेंट रमी के साथ मिलकर ये झूठी प्रेगनेंसी की स्टोरी बनाई थी ताकि उमर रास्ते से हट जाए, और इस झूठ की वजह से तारिक की जान गई और उमर की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, जिसका पूरा जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमजद और उसका कंट्रोल करने वाला एजेंट रमी था। उमर का दिमाग इस सच्चाई को सुनकर पूरी तरह से गुस्से और रिवेंज से भर जाता है और वो बिना कुछ ज्यादा बोले फौरन नादिया के घर से बाहर निकल जाता है। उमर फौरन एजेंट रमी से मिलने के लिए उसकी बताए हुए सीक्रेट लोकेशन पर जाता है, जहाँ रमी हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट और शातिर दिमाग के साथ बैठा होता है। उमर रमी से कहता है कि तारिक की मौत के बाद अब अमजद उनका नया लीडर बन चुका है और वो जल्दी एक बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहा है। कुछ ही देर बाद उमर रमी को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर लेता है और कहता है कि अगर वो चाहे तो वो अमजद को इजीली पकड़वा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एक वेपन की जरूरत पड़ेगी। हालांकि रमी उसकी इस बात पर थोड़ा शक करता है, लेकिन जब उमर उसे यकीन दिलाता है कि वो सिर्फ अपना रिवेंज लेना चाहता है तो रमी उसकी बात मान लेता है। रमी उमर पर भरोसा करके अपनी टेबल की दीवार से एक लोडेड गन निकालता है और वो गन उमर के हाथ में थमा देता है। रमी को लगता है कि उमर इस गन से अमजद को मार देगा या उसे डराकर यहाँ से लेकर आएगा, इसलिए वो अपनी जगह पर आराम से बैठा रहता है। पर रमी को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उमर के दिमाग में एक्चुअली क्या चल रहा है और वो किस हद तक अपना बदला लेने के लिए तैयार हो चुका है। जैसे ही गन उमर के हाथों में आती है, वो बिना एक सेकंड वेस्ट किए फौरन गन का रुख एजेंट रमी की तरफ करता है। रमी की आंखों में पहली बार डर और हैरानी साफ झलकती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल सके या अपना बचाव कर सके, उमर जल्दी से ट्रिगर दबा देता है और गोली सीधा रमी के सीने में
लगती है, जिससे वो वहीं पर ढेर हो जाता है। उमर बिना किसी डर या पछतावे के चुपचाप खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। उसने अपना आखिरी और सबसे बड़ा बदला ले लिया होता है। उसने अपनी मोहब्बत और अपने दोस्तों को खो दिया था, लेकिन उसने उस सिस्टम और उस आदमी का जरूर खात्मा कर दिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी को मैनिपुलेट किया था। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।